ओके, आज का हमारा टॉपिक क्रशिंग पावर एंड स्केल अप से रिलेटेड है। जहाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंट क्रशिंग मटेरियल्स देखे थे, डिफरेंट क्रशिंग इक्विपमेंट देखे थे और उनके मैकेनिज्म, उनके वर्किंग प्रिंसिपल, उनकी एप्लीकेशन देखी थी। आज हम देखेंगे कि वो जो हमारे पास क्रशिंग इक्विपमेंट थे वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं फॉर क्रशिंग द मटेरियल अप टू द रिक्वायर्ड साइज, एंड व्हाट इफ वी वांट टू स्केल अप आवर पायलट प्लांट project to our industrial plant or lab scale plant to our industrial scale plant. So today we will just demystify the mystery of energy consumption for the crushing equipment. इसकी अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि even a small percentage of global energy when it's billions of tons becomes huge. आपके सामने एक डाटा शो किया गया है पाई चार्ट के फॉर्म में। ये डाटा एक्चुअली आपके पास माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जहाँ पर माइनिंग प्रोडक्ट को डिफरेंट क्रशर के थ्रू गुजारा गया और डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट लगे हुए थे उन्होंने जितनी एनर्जी कंजम्पशन की, उस एनर्जी कंजम्पशन के अगेंस्ट आपके पास पाई चार्ट है। इस पाई 1, 2 एंड 3 पोर्शन आपके पास 63% ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। और वो 3 पोर्शन कौन से हैं अगर हम कलर से इसको वेरीफाई करें तो ग्रे वन इज द ग्राइंडिंग, ब्लू वन इज द क्रशिंग एंड लाइट ब्लू इज एक्सकेवेशन एंड हॉलिंग। अब ये वही प्रोसेस थे जहाँ पर हम लोगों ने एक्सकेवेशन, जहाँ पर आपके पास ड्रिलिंग मशीन्स थी जो कि मटेरियल को रॉक से ऑब्टेन कर रही थी, उसको बाद क्रशिंग की तरफ गए थे, देन हम लोगों ने ग्राइंडिंग की तरफ मूव किया था। तो कि 3 प्रोसेस जो कि इनिशियल फेज में है माइनिंग के लिए, ये 63% ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। एक रियल इंडस्ट्री का डाटा है जो कि एक रिसर्च आर्टिकल से लिया गया है। ये तो आपको एक प्लांट का डाटा शो किया गया है, लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड के डाटा को एनालिसिस करें, कंपेयर करें तो सो वी कैन सी दैट 5% ऑफ energy consumption is used by some crushing equipment. So we can see that energy efficiency is actually a cost efficiency and sustainability. Not only limited to energy efficiency, it helps in sizing equipment, optimizing operation and plant scale up. तो ये आपके पास ये डिसीजन मेकिंग पोर्शन में आता है। हम लोग सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कर चुके होते हैं, सारी अपनी कैलकुलेशन कर चुके होते हैं। सो हमारा नेक्स्ट फेज होता है कि जिस इक्विपमेंट को यूज़ करना है वो एक्चुअली एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज वी डोंट ओनली यूज वन टाइप ऑफ इक्विपमेंट, देयर कैन बी 1, 2 and 3 मल्टीपल टाइप ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सकेवेशन टुवर्ड्स क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सो आप लोगों ने कमेंट में क्वेश्चन आया, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू एस्टिमेट एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग इक्विपमेंट सिलेक्शन। आपने इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, एनर्जी कंजम्पशन के साथ अगर हम बात करें बॉन्ड्स लॉ की बात आती है। बॉन्ड्स लॉ के अगर आपको याद हो कि हमने 3 लॉज देखे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। आपके पास एक किक्स लॉ था, एक रिटिंगर्स लॉ था और एक बॉन्ड्स लॉ था। बॉन्ड्स लॉ की बात करते हुए हम लोगों ने स्पेशली बात कही थी कि ये आपके पास मोस्ट प्रैक्टिकल टाइप का लॉ है जो कि एनर्जी एस्टिमेशन में यूज होता है। उसकी रेंज क्या, इसकी रीजन क्या थी, क्योंकि जो रेंज बॉन्ड्स लॉ के अंदर लाई करती थी वो आपके पास रिटिंगर्स लॉ एंड किक्स लॉ के ऊपर ओवरलैपिंग करती थी। तो अगर हम इस लॉ को प्रॉपर्ली यूज करें तो हम लोग रिटिंगर्स के कुछ प्रॉपर्टीज को या फिर किक्स के कुछ प्रॉपर्टीज को अपने इस लॉ के अंदर या अपने मटेरियल के सेक्शन में हेल्प आउट में यूज कर सकते हैं। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे वो E इज इक्वल टू समथिंग लाइक KB था। If you will talk about the equation that we used in last lecture, it was something like EK equals KB multiplies 1 over square root of D2 minus 1 over square root of D1. Okay, अब हम लोगों ने बात कर रहे हैं 10 multiply by WI की बात कर रहे हैं। WI एक्चुअली आपके पास क्या है? WI is a bonds work index. bonds work index का भी हम आगे जाके देखते हैं। और हमने 10 का फैक्टर मल्टीप्लाई किया है। ये 10 का फैक्टर एक्चुअली इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी नहीं था, बल्कि अरिथमेटिक वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो आपके पास 10 का फैक्टर अपीयर होता है। तो अब हम लोग एनर्जी कंजम्पशन जब बॉन्ड्स लॉ की मदद से हेल्प लेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई अ फैक्टर ऑफ 10 विद द होल प्रीवियस इक्वेशन। ओके, यहाँ पे ग्राफिकल वे में आपको रिप्रेजेंट किया गया है कि जो एनर्जी कंजम्पशन का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, वी कैन सी कि जितना हम लोग फाइनल पार्टिकल की तरफ मूव करेंगे, लार्जर पार्टिकल टू फाइनल पार्टिकल की तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज होगी। और एक और चीज जो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है कि जो एनर्जी कंजम्पशन है ये लीनियर नहीं है बल्कि नॉन लीनियर है। ये स्टार्ट में वैल्यूज के कम होती है, बट जैसे जैसे हम लोग स्मॉलर साइज की तरफ या फाइनल पार्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं या ग्राइंडिंग इक्विपमेंट की तरफ मूव करते हैं तो इसकी वैल्यू नॉन लीनियरली इंक्रीज होती है। अंडरस्टैंडिंग वर्क इंडेक्स के वर्क इंडेक्स क्या होता है जो कि बॉन्ड्स लॉ में अपीयर हो रहा है। एक्चुअली वर्क इंडेक्स हमारे पास है, इट इज एनर्जी टू रिड्यूस मटेरियल फ्रॉम इनफिनिट टू 100 माइक्रोमीटर। यहाँ पर वर्क इंडेक्स को डिफाइन किया गया कि आपके पास कोई साइज होगा। अच्छा, यहाँ पे इनफिनिट साइज को मेंशन किया हुआ, बट वी नो एक रेंज है, स्टार्टिंग रेंज है एंड एंडिंग रेंज है। तो स्टार्टिंग रेंज जो भी आपके पास है वहां से स्टार्ट करके जितनी एनर्जी आपको लेके जाए, रिक्वायरमेंट होगी कि पार्टिकल साइज आपके पास 100 माइक्रोन्स तक रिड्यूस हो जाए,
उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम लोग वर्क इंडेक्स कहते हैं और उसका यूनिट क्या है, किलोवाट आवर पर टन। सो वी कैन सी दैट ईच मटेरियल हैज अ यूनिक वर्क इंडेक्स। आपके पास एक टेबल इंडिकेट किया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू वर्क इंडेक्स। तो जितना हार्डर मटेरियल होगा उनके मटेरियल की क्लासिफिकेशन है वेरी हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। एंड देन वी सी के उनके कुछ नेम्स मेंशन है एंड उन नेम्स के अगेंस्ट आपके पास मैक्सिमम वर्क इंडेक्स जो हो सकता है और एवरेज वर्क इंडेक्स जो हो सकता है। बिकॉज वी नो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी पोजीशन टू पोजीशन वेरी हो रही होती है। तो वी कैन सी के एक मैक्सिमम वैल्यू है, उसके अगेंस्ट अगर मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज लें तो एवरेज वैल्यू भी आपको इंडिकेट की हुई है। तो ये वो वैल्यूज हैं आपके पास वर्क इंडेक्स की अपीयर हो रही हैं। सो वी कैन सी दैट more harder material, more work index will be used in calculating energy calculation. अब हम इक्विपमेंट स्केल अप की बात करते हैं। हमने एनर्जी कंजम्पशन के बारे में देख लिया कि लॉस कैसे अप्लाई होते हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वर्क इंडेक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में देख लिया। जैसे हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग द मटेरियल वाज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बॉन्ड्स लॉ। सो अगर हमने इक्विपमेंट को स्केल अप करना हो, मतलब एक इक्विपमेंट लैब स्केल पे है, उसको हम लोग ने इंडस्ट्री स्केल पे लेके जाना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आपके पास एक रूल ऑफ थंब है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर पावर 2.5 और वी कैन से वॉल्यूम पावर 0.75। ओके, ये डायमीटर और वॉल्यूम यहाँ पर इक्विपमेंट का है, मतलब वो लैब स्केल इक्विपमेंट जो पहले मेरे पास लैब में था उसको मैंने स्केल अप करना है। तो वो स्केल अप करने के लिए जो मेरे पास फार्मूला बनेगा वो डायमीटर मशीन का होगा, मेरे पास क्रशर का होगा, ग्राइंडर का होगा, या पार्टिकल साइज के डायमीटर के वॉल्यूम की बात हम लोग नहीं कर रहे। सो वी कैन से दैट डबलिंग द साइज इज नॉट एक्चुअली द डबलिंग द आउटपुट। सो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरे पास 1 मीटर क्यूब का एक इक्विपमेंट लैब में पड़ा हुआ है और मुझे अपने थ्रूपुट डबल करनी है तो मैं 2 मीटर क्यूब का क्रशर ले लूँगा, तो मैं 2 मीटर क्यूब का क्रशर ले लूँगा तो वो भी मुझे सेम आउटपुट देगा या सेम थ्रूपुट देगा। तो स्केलिंग अप एक्चुअली इट इज़ नॉट जस्ट अ मल्टीप्लाइंग डायमेंशंस, इट इज़ इंजीनियरिंग बैलेंस। तो यहाँ पर आप ऊपर से अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करें कि स्केल अप फैक्टर क्या क्या है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, हीट डेसिपेशन। तो जितना मटेरियल आपके पास बिगर होता रहेगा उतना आपके पास हीट डेसिपेशन ज़्यादा होंगे, हीट लॉसेस ज़्यादा होंगे। अब एक आपके पास जो इक्विपमेंट दिखाया वो लैब स्केल का इक्विपमेंट दिखाया हुआ डायग्राम में, जो कि हैंडफुल ऑफ बॉल से फिल है, और दूसरी तरफ आपको इंडस्ट्रियल स्केल में बॉल मिल शो की गया। आप उसको अगर आप स्केलिंग करें, कंपैरिजन करें कि उसके नीचे ह्यूमन खड़े हुए हैं तो उनका साइज ह्यूमन से भी बड़ा है। तो इट इज नॉट लाइक कि मैंने अगर लैब स्केल से इंडस्ट्रियल स्केल पे जाना तो जस्ट मैं डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करूंगा या सम अप करूंगा तो मैं इंडस्ट्रियल लेवल के इक्विपमेंट को डिजाइन करूंगा। ऑफन वी नीड सम पायलट टेस्ट और सिमुलेशन टूल्स एट इनिशियल स्टेजेस। तो अपने कॉस्ट को बचाने के लिए या मटेरियल लॉस को बचाने के लिए या एनर्जी लॉसेस को बचाने के लिए व्हाट वी डू कि हम डायरेक्टली इंडस्ट्रियल स्केल पे शिफ्ट होने से पहले अपने लैब स्केल को पायलट स्केल पे शिफ्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल को अगर हम कंपैरिजन करें तो पावर का फर्क आता है, कैपेसिटी का फर्क आता है एंड ज्योमेट्री ऑल चेंज। जब ज्योमेट्री चेंज होती है तो आपके पास सारे रूल्स, सारी पावर्स जो है वो वेरी कर जाती हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन मेंटेनिंग डायनामिक सिमिलरिटी। ओके, एक कमेंट क्विज यहाँ पर आपके पास दोबारा आ रहा है कि why can't we just use the same formula to scale up power linearity। आपने बताना है कि सेम फार्मूला हम लोग पावर लिनियरिटी के बेस पे क्यों नहीं यूज कर सकते अगर अपने मटेरियल को, अपने इक्विपमेंट को स्केल अप करना हो। So let's talk about a practical problem. How much energy is required to reduce limestone from 100 micrometer to 100 micrometer? Wi is 11 kilowatt hour per ton for this in this case। तो हमने फार्मूले में वैल्यू इंसर्ट की है, E equals 10 मल्टीप्लाई बाय WI 11 था तो 11 इंसर्ट कर दिया एंड मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइज ऑफ प्रोडक्ट माइनस 1 ओवर साइज ऑफ फीट, स्क्वायर रूट एरिया दोनों का। तो यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट की, कैलकुलेशन की, तो आपके पास आंसर आता है 7.52 किलोवाट आवर पर टन। तो ये आपके पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गया कि अगर आपने साइज को रिड्यूस करना हो एक स्पेसिफिक साइज से 100 माइक्रोमीटर तक तो आप एनर्जी की कंजम्पशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक की बात करें तो बॉन्ड्स लॉ की आपके पास लिमिटेशन थी कि आपके पास एक रेंज थी साइज की जिसके अंदर हम लोग बॉन्ड्स लॉ को यूज कर सकते थे। तो इनिशियल रेंज आपके पास एक इन्फिनिट बताई गई थी और फाइनल रेंज आपके पास 100 माइक्रोमीटर है। तो फर्स्ट मिस्टेक कुड बी कि आप लोग ऐसे फाइन पार्टिकल के लिए इस लॉ को यूज करें जिनका साइज 100 से कम आता है, तो ऐसे में ये लॉ फेल हो जाएगा। नंबर 2, इग्नोरिंग WI डिफरेंसेस बिटवीन रॉ एंड प्रोसेस मटेरियल। आपके पास पता होना चाहिए WI फाइनल प्रोडक्ट का WI है, ये रॉ मटेरियल का WI नहीं है, तो आपने इसको प्रोडक्ट के WI के तौर पे यूज करना है।
अप्लाइंग लैब डाटा डायरेक्टली टू इंडस्ट्रियल स्केल विदाउट करेक्शन फैक्टर लगते हैं आपके पास, ज्योमेट्री का फैक्टर लगता है आपके पास, कैपेसिटी का फैक्टर लगता है आपके पास, सरफेस एरिया का फैक्टर लगता है, वो फैक्टर लगा कर हम लोग स्केल अप की तरफ मूव करते हैं। तो विदाउट अप्लाइंग सम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या इंजीनियरिंग डिजाइन फैक्टर तो हम लोग उसको मूव नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट लैब इज नॉट अ रियल वर्ल्ड, स्केल अप ऑलवेज नीड्स करेक्शंस। नंबर 4, अप्लाइंग रिटिंगर्स लॉ फॉर कोर्स क्रशिंग। क्या आप कोर्स क्रशिंग में रिटिंगर्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे किक्स लॉ अप्लाई होता है। यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है कि जिस साइज में आपके पास पार्टिकल है उस साइज के हम लोग लॉ को अप्लाई करेंगे, बिकॉज बाउंड लॉ मोस्ट आपके पास एप्लीकेबल है और इसके ऊपर जो वर्क इंडेक्स है वो डायरेक्टली मशीन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड करता है। दैट्स व्हाई इट वाज कंसीडर्ड एज अ मोस्ट प्रैक्टिकल लॉ फॉर कैलकुलेशन द एनर्जी रिक्वायरमेंट। एंड ऑलवेज चेक योर यूनिट्स, माइक्रोमीटर मींस माइक्रो नॉट मिली। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो एनर्जी एनालिसिस इन सीमेंट, मिनरल प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, माइनिंग इंडस्ट्री, पावर एस्टिमेशन फॉर न्यू ग्राइंडिंग सर्किट डिजाइन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस फॉर एनर्जी स्पाइक्स, इक्विपमेंट सिलेक्शन फॉर ऑप्टिमल किलो आवर। तो आप यहाँ पर एक अजम्पशन लें कि आपके पास अगर 1 किलोवाट आवर का एरर आ जाता है एनर्जी कैलकुलेशन में, या आप लोग ऐसा मेथड यूज कर रहे थे यहाँ पे 1 किलोवाट आवर पर टन एनर्जी को सेविंग की तरफ मूव कर रहे हैं। सो व्हाट अबाउट के इंडस्ट्री की कैपेसिटी तो डजन्स ऑफ टन या हंड्रेड्स ऑफ टन पर डे होती है। सो 1 डे की सेविंग कितनी होगी, 1 वीक की सेविंग कितनी होगी, मंथ में कितनी होगी, एनुअली सेविंग किस तरह मूव कर सकते हैं। सो ये जो एक आपके पास छोटी सी कैलकुलेशन के इफेक्ट होंगे जो आप प्रॉपरली यूज कर देंगे, वो एक एनर्जी की एफिशिएंसी को, उसकी कॉस्ट सस्टेनेबिलिटी को, उसके प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी को, मशीन सस्टेनेबिलिटी को, मेंटेनेंस को, सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। ओके, अगर समरी की बात करें तो हम लोगों ने देखा है बाउंड्स लॉ जो आपके पास है वो मोस्टली क्रशिंग के लिए यूज होता है। WI आपके पास डिफाइन किया जाता है मटेरियल टफनेस के तौर पर, या मटेरियल की रेजिस्टेंस जहाँ पर उसको डिफॉर्म करने में वो अपनी रेजिस्टेंस शो करता है। पावर कंजम्पशन वेरीज क्रॉस मिल्स, स्मॉलर स्केल पर पावर कंजम्पशन डिफरेंट होगी, लार्जर स्केल पर डिफरेंट होगी, बट दिस रिलेशनशिप इज नॉट अ लीनियर, ये पावर बेस्ड रिलेशनशिप आपके पास आता है, बिकॉज पावर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D raised to power 2.5। तो ये पावर फार्मूला यूज होगा आपके पास, ठीक है। प्रिसाइज कैलकुलेशन हेल्प्स इन सिलेक्टिंग कॉस्ट efficient material of course, and we can last point is scale up, actually it is the engineering challenge plus art and math. So we will I'll see you in the next lecture. Till then I hope कि कोई क्वेश्चन आपका ये जो क्रशिंग वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका हुआ है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछेगा, और इस वीडियो से पूछेगा रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।